targeted their top nuclear scientists. It's basically Hitler's nuclear team. You know, we got them. We still have work to do on other sites. We have targeted their ballistic missile manufacturing facilities. Understand this. You see these bombs. You saw a single bomb. It's a 1-ton bomb, John, dropping on Tel Aviv and other places, causing killing men, women and children. They're deliberately targeting our population. आज हम एक गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं। आज हम इस बात पर गहराई से विचार करेंगे कि ईरान और इजराइल आखिरकार सीधे युद्ध में क्यों उलझ गए। यह एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब में कई परतें छिपी हुई हैं। दशकों से दोनों देशों के बीच एक छद्म युद्ध चल रहा था, एक ऐसा संघर्ष जो पर्दे के पीछे से लड़ा जा रहा था। साइबर हमले जो एक दूसरे के सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए किए जा रहे थे, प्रॉक्सी लड़ाइयां जिसमें दोनों देश दूसरे देशों में अपने समर्थित समूहों का इस्तेमाल कर रहे थे, और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर गहरा डर बना हुआ था। लेकिन दमिश्क में ईरान के दूतावास पर हुए हमले ने सब कुछ बदल दिया। यह एक निर्णायक मोड़ था। इस हमले में ईरान के कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मारे गए, जिससे देश में आक्रोश फैल गया, और ईरान ने इसका सीधा आरोप इजराइल पर लगाया, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया। यह हमला ईरान के लिए सिर्फ सैन्य नुकसान नहीं था, बल्कि यह राष्ट्रीय स्वाभिमान का सवाल बन गया, एक ऐसा अपमान जिसे भुलाया नहीं जा सकता था। क्षेत्र पहले ही कई संघर्षों से तनाव में था। गाजा में चल रही हिंसा, यमन में जारी युद्ध और लेबनान में राजनीतिक अस्थिरता, सब कुछ सुलझ रहा था। ऐसे में ईरान ने पहली बार अपनी जमीन से सीधे इजराइल पर हमला करने का फैसला किया, एक ऐसा कदम जो अभूतपूर्व था। दशकों की दुश्मनी जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली, क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई और राजनीतिक दबाव जो दोनों देशों पर लगातार बना हुआ था, इन सब ने मिलकर इस युद्ध को टालना लगभग नामुमकिन बना दिया। यह एक ऐसी स्थिति थी जहां टकराव अपरिहार्य लग रहा था। दमिश्क में हुए विनाशकारी हमले के बाद हर तरफ तबाही का मंजर था। इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी थीं और आसमान में धुएं का गुब्बार छाया हुआ था। पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी थीं कि ईरान इस हमले का जवाब कब और किस तरह देगा। हर कोई कयास लगा रहा था कि ईरान का अगला कदम क्या होगा। आखिरकार 2 हफ्ते बाद ईरान ने सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें इजराइल पर दागी। एक साथ कई दिशाओं से हमला किया गया, सीधा खुला हमला। यह एक अप्रत्याशित कदम था जिसने मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ा दिया। पहली बार ईरान ने अपने छद्म युद्ध की रणनीति को त्यागते हुए प्रॉक्सी की जगह खुद हमला किया। लेकिन इजराइल और उसके सहयोगी इस हमले के लिए पहले से ही तैयार थे। उन्होंने अपनी रक्षा प्रणालियों को सक्रिय कर दिया था। आयरन डोम और अन्य आधुनिक डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलें हवा में ही रोक लीं, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान होने से बच गया। लेकिन कुछ मिसाइलें रडार को चकमा देने में सफल रहीं, जिसके कारण कुछ सैन्य ठिकानों पर नुकसान हुआ। इस हमले का मनोवैज्ञानिक असर गहरा था। लोग दहशत में थे। ईरान ने इस हमले के साथ यह दिखा दिया कि वह लंबी दूरी की मारक क्षमता रखता है और इजराइल तक आसानी से पहुंच सकता है। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करने में बिल्कुल भी देर नहीं की। उसने तेहरान के आसपास स्थित कई महत्वपूर्ण सैन्य और परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में सैकड़ों लोग मारे गए, जिससे ईरान में शोक की लहर दौड़ गई। मरने वालों में कई आम नागरिक भी थे, जो इस संघर्ष में बेवजह पिस गए। इस विनाशकारी हमले के जवाब में जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर मिसाइलें दागी। कुछ ही दिनों के भीतर वर्षों से चला आ रहा छाया युद्ध अब खुलकर एक बड़ी जंग में बदल गया। शहर, सैन्य ठिकाने और सबसे बढ़कर आम लोग, सब कुछ अब निशाने पर आ गया था और इस संघर्ष का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। युद्ध के पहले हफ्ते में ही ये बात साफ हो गई कि ये सिर्फ एक मामूली झड़प नहीं, बल्कि पूर्ण पैमाने का हवाई युद्ध है। आसमान में लड़ाकू विमानों की गर्जना और मिसाइलों की गड़गड़ाहट हर तरफ सुनाई दे रही थी। ईरान लगातार मिसाइलें दाग रहा था, एक के बाद एक। इजराइल के शहरों में सायरन आम हो गए। हर तरफ डर और दहशत का माहौल था। लोग बंकरों में छिपने को मजबूर थे। इजराइल ने अपनी वायु सेना से तेहरान और अन्य शहरों पर जबरदस्त हमले किए। आसमान आग और धुएं से भर गया था। अकेले तेहरान में सैकड़ों मौतें हुईं, जिनमें बड़ी संख्या में आम नागरिक थे। अस्पताल घायलों से भर गए थे और सड़कों पर चीख पुकार मची हुई थी।
ईरान अपनी मिसाइलों और ड्रोनों के झकीरे पर निर्भर था। उसकी रणनीति थी एक साथ इतने हमले कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम थक जाए। वो चाहता था कि आयरन डोम की सुरक्षा को भेद कर ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। इजराइल ने जवाब में ईरान के मिसाइल लॉन्च साइट्स और कमांड सेंटर्स को निशाना बनाया। ये एक खतरनाक खेल था जिसमें दोनों तरफ से भारी तबाही हो रही थी। दोनों तरफ नुकसान भारी था। शहर तबाह, अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गईं, मासूम जाने जा रही थीं। हर तरफ मातम और निराशा का माहौल था। 6 दिन बाद भी कोई पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं था। मध्य पूर्व तबाही के कगार पर था और दुनिया सांस रोककर इस खूनी संघर्ष को देख रही थी। जैसे ही युद्ध छिड़ा, अमेरिका और खासकर राष्ट्रपति ट्रंप कहानी के केंद्र में आ गए। शुरुआत में ट्रंप ने इजराइल को फौलादी समर्थन दिया। अमेरिकी सेना ने मिसाइल डिफेंस में मदद की। लेकिन जैसे जैसे तबाही बढ़ी, ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट रुख सामने आया। वह अमेरिका को एक और लंबे युद्ध में नहीं झोंकना चाहते थे। पर्दे के पीछे कूटनीति शुरू हुई। ट्रंप ने युद्ध विराम और नए परमाणु समझौते की बात की। अमेरिका की रणनीति थी इजराइल को समर्थन, लेकिन क्षेत्रीय युद्ध से बचाव। ट्रंप की बयानबाजी और कूटनीति में विरोधाभास था। एक तरफ सख्ती, दूसरी तरफ बातचीत की पेशकश। अमेरिका एक साथ फायर फाइटर और आग भड़काने वाले दोनों की भूमिका में था। इस युद्ध में 2 अलग सैन्य दर्शन टकराए। इजराइल ने अपनी तकनीकी श्रेष्ठता, वायुसेना और खुफिया ताकत पर भरोसा किया। उसका मकसद था ईरान की युद्ध क्षमता को जड़ से खत्म करना। उसने मिसाइल लॉन्च पैड, परमाणु ठिकाने और हथियार कारखाने निशाना बनाए। दूसरी ओर ईरान ने असम्मित युद्ध की रणनीति अपनाई। मिसाइलों, ड्रोनों और प्रॉक्सी गुटों के जरिए इजराइल को कई मोर्चों पर थकाना। ईरान का मकसद था इजराइल के संसाधनों को खत्म करना और समाज में डर पैदा करना। इजराइल ने अपने हमलों को आत्मरक्षा बताया, अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश की। ईरान ने खुद को फिलिस्तीनी मुद्दे का चैंपियन और इजरायली आक्रामकता के खिलाफ प्रतिरोध का नेता बताया। दोनों देशों ने युद्ध को अपनी अपनी राजनीतिक रणनीति के लिए इस्तेमाल किया। हर युद्ध की सबसे बड़ी कीमत आम लोग चुकाते हैं। तेहरान में इजरायली हमलों के बाद डर और मातम छा गया। सैकड़ों मौतें, जिनमें बड़ी संख्या में नागरिक थे। इजराइल में भी सायरन, बंकर और अनिश्चितता रोजमर्रा की जिंदगी बन गए। बच्चों को स्कूल से ज्यादा वक्त बंकरों में बिताना पड़ा। ईरान में बुनियादी ढांचा तबाह, अस्पतालों पर बोझ, हजारों लोग बेघर। दोनों देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी। युद्ध के शोर में मानवाधिकारों की आवाज दब गई। दोनों पक्षों पर युद्ध अपराधों के आरोप लगे। आधुनिक युद्ध में आम नागरिक सबसे आसान निशाना बन जाते हैं। यह त्रासदी संख्याओं से कहीं बड़ी है। अब सबसे बड़ा सवाल है, आगे क्या? भले ही कूटनीति से अस्थायी युद्ध विराम हो जाए, लेकिन दुश्मनी की लकीरें गहरी हैं। एक संभावना है यह संघर्ष लंबी छिटपुट लड़ाई में बदल जाए, जिससे पूरा क्षेत्र अस्थिर बना रहे। दूसरी और खतरनाक संभावना, अगर कूटनीति फेल हुई तो यह युद्ध लेबनान, सीरिया, इराक, यमन तक फैल सकता है। तेल की सप्लाई बाधित हो सकती है। वैश्विक मंदी आ सकती है। अमेरिका, जो क्षेत्र से हटना चाहता था, अब और गहराई से फंस गया है। रूस, चीन भी अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मध्य पूर्व नई शीत युद्ध की बिसात बन सकता है। स्थायी समाधान मुश्किल है। दोनों पक्षों को गहरा अविश्वास छोड़ना होगा। नया परमाणु समझौता संभव है, लेकिन क्या सभी मानेंगे? फिलहाल भविष्य अनिश्चित है। शांति की उम्मीदें कमजोर, युद्ध के बादल घने। नमस्कार।